बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 56 है। आई कैप की बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल 32 है। ऑटम 18 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4 था, 14 मार्क्स का था। ये सारी इसकी जो है ना शजरा नसब होता है। क्वेश्चन का क्या होता है? ये शजरा नसब होता है। ठीक है, पुलिस वाले अंकल अगर रोड पे आपको पकड़ लें और ना छोड़ रहे हो तो आप अपना पूरा शजरा नसब बता रहे होते हैं, जिन आप जानते नहीं है मैं फलां का बेटा हूँ, फलां का भतीजा हूँ, फलां का भांजा हूँ, फलां का पोता हूँ। ठीक है भाई, नहीं ऐसे पुलिस वाले भी बेचारे हमारे ही माशरे के लोग हैं, और जब खर्चे पूरे नहीं होते तो इंसान मजबूर होता है। तो ये कसूर पुलिस वालों का नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का है और हम सब का है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो इतना कमाते हैं कि उनका बैंक बैलेंस जो है वो ही ख़त्म नहीं होता, और कुछ इदारों को हम इतना कम देते हैं कि उनसे रोटी पूरी नहीं होती। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमने की हुई है, पुलिस वालों ने की हुई नहीं, वो भी हम में से ही है, हम में से ही है। डॉक्टर भी तो हम में से हैं, वो भी मरे हुए पे पैसे कमा रहे होते हैं। बंदा मर चुका होता है फिर भी दवाइयाँ मंगवा रहे होते हैं और दूसरे रास्ते से दवाइयाँ वापस जा रही होती हैं। किसाई भी जो है वो बकरे के अंदर पाइप डाल देता है ताकि उसका वजन बढ़ जाए। दूध वाला भी पानी मिलाता है। मेरे जैसा टीचर भी कहीं बेईमानी करता होगा पढ़ाने में। तो हम सब में के अंदर ही ये चीज़ मौजूद है। वो बेचारे पुलिस वाले मशहूर हो गए, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। पुलिस वाले भी हमारे में से ही हैं। अल्लाह पाक हम सबको ईमानी कुव्वत दे, ईमानी ताकत दे, और हमारे रिज़्क में बरकत दे कि हम इस तरह की चीज़ों के जाने से इज्तनाब करें। अल्लाह मुझे भी ईमानदारी सिखाए इंशाल्लाह। आओ बेटा, एप्पल लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग। मैं बच्चे को भी प्यार से ही समझा रहा था, बच्चा माइंड ना करे। बस असल में जब पुलिस वालों को कोई ना, तो कोई पुलिस वाला बैठा हो, मेरे साथ ये वाकया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट और लूँगा। मैं ऐसी बात कर रहा था तो मुल्तान से एक बच्ची आई, उसके वालिद साहब पुलिस के अच्छे ऑफिसर भी थे, बड़े रैंक के ऑफिसर थे। मेरी आदत है बच्चों से मजाक करने की, जैसे ये हासिलपुर वाली है, नहीं ये वो क्लास नहीं है। अक्सर बच्चों से मैं मजाक करता रहता हूँ, तो वो बच्ची से मैं मजाक करूँ जाऊँ, मैंने कहा पुलिस वालों पुलिस वालों। एक दिन वो बच्ची रो पड़ी, कहती है अंसारी साहब सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। यार मैंने उससे माफ़ी मांगी हाथ जोड़ के, मैंने कहा बेटा मैं तो प्यार से तुझे कहता था कि चलो मजाक चलता रहता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, दिल आज़ारी हो जाती है। बाद दफ़ा हम मजाक कर रहे होते हैं लेकिन किसी की दिल आज़ारी हो जाती है। कोई पुलिस फैमिली से हो तो मुनासिब नहीं लगता। और फाइनलाइजिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18। कब बनाना है भाई? 30 जून 18 प्रोसेस में है। जैसे आप पंछी उड़ने के प्रोसेस में है, रोज गिन रहे होते हैं कितने दिन रह गए, नहीं यार कितने दिन रह गए। ठीक है, चलो अल्लाह आफियत से जाओ और खुशियों से वापस आओ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ग्रुप्स इंटेंजिबल एसेट। बनाना है आपने नोट इंटेंजिबल एसेट का फॉर इंक्लूजन इन एल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS एज ऑन 30 जून 17। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन, अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन। रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एयर लाइसेंस एंड रिलेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर 450 एंड 30 मिलियन रिस्पेक्टिवली। लाइसेंस की रिवैल्यूड अमाउंट और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 450 एंड 30। इसका मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन मॉडल बनाना पड़ेगा तो टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना पड़ेगा तो 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कितने कॉलम? 5 कॉलम। जी भाई, 1/7/17 रिवैल्यूड अमाउंट, या WDV भी कह सकते हैं। कितनी है जी? 450 और रिवैल्यूएशन सरप्लस 30। ओके, आगे आए।
ऑन 1/7/17 अकाउंटिंग ईयर के पहले दिन एएल अक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड आने ही वाला है। इसका बड़ा तो आ गया तरबूज, इंशाल्लाह ये भी रास्ते में है, पहुंच ही जाएगा। ठीक है, चलो। एएल अक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड फॉर 1950, ये तुम्हारा जमाना है 1950 का। कितने का खरीदा है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स appearing in ML book on acquisition date are given below। 200 के सॉफ्टवेयर हैं, 1545 के अदर नेट एसेट्स हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर गुडविल कैलकुलेट ना कीजिएगा। समटाइम वो कहता है ऊपर वाले एसेट में ये भी शामिल है, और इस दफ़ा के क्वेश्चन में भी उसने ऐसा ही किया। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ML फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल टिल एक्विजिशन डेट। कौन सी डेट? एक्विजिशन डेट तक ML had incurred research and development cost of 80 million on product ABC। एक्विजिशन डेट तक अक्वायरी ने, ML अक्वायरी है, ML अक्वायरी है, had incurred R&D cost of 80 million on product ABC। किसने इनकर की? अक्वायरी ने। और कहीं उसके एसेट में ये नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम तो बाय कर रहे हैं। इन प्रोसेस R&D जितना भी बाय करूँगा वो कैपिटलाइज होगा। इसका मतलब है यहाँ मैंने कहीं 80 भी अक्वायर किया, यहाँ मैंने कहीं, और वो क्या है? इन प्रोसेस R&D। ML had not recognized this as an asset because criteria for recognition of internally generated intangible asset was met on 1/7/17। इसका मतलब जिस दिन अक्वायर किया उस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ, उससे पहले क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। तो अक्वायरर ने क्योंकि इन प्रोसेस अक्वायर किया, इसलिए वो इसे क्या कर देगा? कैपिटलाइज कर देगा। On this date, AL estimated that the fair value of research and development on ABC was 90। इसका मतलब 80 छोड़ के कितना आएगा? 95। और अगर साइलेंट होता फिर कितना रह जाता? 80 रह जाता। साइलेंट पे कितना रह जाता? 80 रह जाता। On this date, AL estimated that the fair value, okay हो गया। On acquisition date, fair value of ML customer list was assessed at 20 million। ML का एसेट नहीं है क्योंकि वो कस्टमर लिस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकता, लेकिन AL जो है क्योंकि वो बाय कर रहा है, कस्टमर लिस्ट उसकी बाइंग लिस्ट में आ गया, अब वो इसे भी क्या कर देगा? कैपिटलाइज। कस्टमर लिस्ट कितने की? फेयर वैल्यू 20। इसका मतलब 1, 2, 3 इंटेंजिबल एसेट इस बिजनेस कॉम्बिनेशन में आए। कितने आए? 3। आगे चलते हैं। ML incurred following expenditure on this project। कहता है ये जो R&D प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ABC प्रोडक्ट के लिए, इस पर 1 जुलाई से खर्चे किए। किस वक़्त तक? जब तक ABC की लॉन्चिंग डेट नहीं आ गई। इसका मतलब है जिस दिन ABC लॉन्च हुआ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज भी इसी दिन हुआ। वो डेट क्या है? 1/5/18। इसका मतलब कैपिटलाइजेशन शुरू हो गई होगी पहले और अमोर्टाइजेशन होगी 1/5/18 से। लिख लें अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज। ये एक्सपेंडिचर R&D पर इनकर किए हैं, जिसे आप
फॉर्मूला कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ABC डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब ज़रा देखें क्या इनकर किया, मार्केट रिसर्च। क्या करूं, आराम आराम से चलिएगा। प्रोडक्ट डिजाइन, कैपिटलाइज एसेट। पायलट प्रोडक्ट की कॉस्ट, कैपिटलाइज एसेट। और लिख भी दिया नॉट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। रिफाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। जी भाई, जी भाई, जरा पढ़ें फिर। अगर एक्सपेंस अकाउंट है नहीं पढ़ लेना, आप नाराज नहीं होना, आराम से पढ़ें। डेवलपमेंट एक्टिविटीज पढ़ें। प्रोडक्ट को रिफाइन कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट रिफाइन होना, यानी मजीद बेहतरी लेकर आना। तो कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस जो होता है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। लिखने रिफाइनमेंट मीन इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, और इंट्रो में सिखाया था इम्प्रूवमेंट कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में बोले ऐड होती है। रिफाइनमेंट मीन इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या बना दो, एसेट बना दो। ट्रेनिंग कॉस्ट, बोले भाई एक्सपेंस बना दो। टेस्टिंग कॉस्ट, एसेट बना दो। प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग, ओ नहीं मेरे भाई, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है। प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, लॉन्चिंग हो रही है, प्रमोशनल हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है। और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कभी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं। लिखे लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब एडवर्टीजमेंट हो रही है, और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कभी कैपिटलाइज नहीं होगी। ये क्या होगी, एक्सपेंस आउट। अब साइड पे वर्किंग पे जाएं और बनाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेट कॉस्ट। क्या हेडिंग बनाएं, बोले रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसेट कॉस्ट। उसे कितने पैसे दिए थे भाई, भाई उसे कितने पैसे दिए हैं, भाई साहब कितने पैसे दिए हैं जी। भाई उसे R&D के कितने दिए हैं, 95। आए जी, यहां पर बना लीजिए R&D एसेट। क्या कहोगे, R&D एसेट। इन प्रोसेस R&D कितना है, इन प्रोसेस R&D जी 95। फिर क्या दिया मजीद, वो ठीक है, अमाउंट बताएं। 12। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जमा कर दीजिए 165। 165 ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में किया है और बाकी इंटरनली जनरेट किया है, बाकी इंटरनली जनरेट किया है। और एक्सपेंस का नोट से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं मांग रहा, नोट मांग रहा है। और बैलेंस शीट में इंटेंजिबल पॉइंट इन टाइम होगा, किसी पर्टिकुलर डेट का नोट देना है। अब आ जाए बेटा आगे, एज ऑन 1/7/17 द फेयर वैल्यू ऑफ AL ओन कस्टमर लिस्ट। जी बताएं भाई, ओन कस्टमर लिस्ट जी, एक्सपेंस आउट नहीं बीबी, ये कोई खर्चा हुआ ही नहीं। बात को समझे, बस ये कहना है कि इसे इग्नोर करना है। एक्सपेंस आउट कैसे, 1/7/17 को फेयर वैल्यू ऑफ, बोले भाई
फेयर वैल्यू ऑफ एल ओन कस्टमर लिस्ट। चलते चलते राइस के पास अपने पुराने स्टूडेंट्स का डाटा मौजूद है। क्या इस डाटे को लेने के लिए राइस ने खुद कोई पैसा लगाया? और जो पैसा लगाए क्या उसे डिटैच कर सकता है बाकी बिजनेस के खर्चों से? नहीं कर सकता। तो फिर ये आइडेंटिफिएबल नहीं है। जब ये आइडेंटिफिएबल नहीं है तो इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये सेपरेट ना होने की वजह से आइडेंटिफिएबल नहीं है। आइडेंटिफिएबल में क्या पॉइंट था? सेपरेटली रेंट पे दिया जा सकता है, सेल किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसकी कॉस्ट रिलायबली सेपरेटली मेजर की जा सकती है। जबकि हमने तो ओवरऑल बिजनेस पे खर्चा किया था। वो खर्चा करते करते डाटा बन गया स्टूडेंट का। तो ये कस्टमर लिस्ट की फेयर वैल्यू है। ये नहीं कहना ये एक्सपेंस आउट करना है, ये कहना है कि इसको कैपिटलाइज नहीं करना। ओके ओके बेटा, क्योंकि ये खर्चा किसी खर्चों में छुपा हुआ है और वहां वो जो भी उसकी ट्रीटमेंट एक्सपेंस आउट होने की वो ऑलरेडी हो चुकी है। ये ना वो एक्सट्रैक्ट बनाओ और इसको एक्सपेंस लिख दो। तो लिखो 5 चीजें जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है। 5 चीजें जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है। 5 चीजें जिन्हें प्रोहिबिट किया गया है वो बिजनेस की बोले रूटीन फिगर्स में शामिल है। वो बिजनेस की रूटीन फिगर्स में शामिल है। और खर्चों में ऑलरेडी आ चुकी है। और खर्चों में बोलिए ऑलरेडी आ चुकी है। तो बताएं 4th पॉइंट को क्या करना था? सिंपली इग्नोर करना था। क्या करना था? इग्नोर। आगे आए भाई। 1 जुलाई 17 याद करें FAR1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो रिमेनिंग लाइफ कौन सी लेते हैं? बोलो बोलो, शाबाश। ये क्या है? 1/7/17 ईयर का स्टार्ट, ईयर का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल वाज। तो यहाँ लाइफ आसान हो गई। सारे एसेट्स को 10 साल पर अमोर्टाइज करना है और गुडविल की लाइफ इनडेफिनिट होती है। वो अमोर्टाइज नहीं हो सकती जी, लेकिन इम्पेयर हो सकती है। 31 मार्च 18 कितना टाइम गुजर चुका? 9 महीने गुजर चुके और 3 महीने गुजरना बाकी हैं। 31 मार्च 18 ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर 110 मिलियन। ये क्या है? सॉफ्टवेयर। एक कितने का है? तो इधर कितने लिखे हैं? तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ। साल के पहले दिन जो अक्वायर किया था उसमें से बोलिए एक सॉफ्टवेयर डिस्पोजल हो गया कितने का? ओके हो गया। आगे ग्रुप यानी AL फॉलो द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर लाइसेंस वेरियस कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर अदर इंटेंजिबल एसेट। किसके लिए रीवैल्यूएशन करनी पड़ेगी? अब याद करें FAR1 फेयर वैल्यू का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट। फेयर वैल्यू का मतलब जाएं लिखें, फेयर वैल्यू का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट। मैं भी तुम अपनी छुट्टी कैंसिल करवाना चाह रही हो मुझे लग रहा है। तुम्हें भी चांद रात को भी लेक्चर पढ़ना पड़ेगा अगर इस तरह करोगे। हाँ कहाँ गया? ये क्या कर दिया बीबी तुमने? रजिस्टर लगा कुछ ज्यादा ही लगा दिया बीबी। कहाँ है भाई?
और ही चलेगी ना। क्या किया बीबी, ओए बीबी, ये भी नहीं हो बीबी, अल्लाह की बंदी, शुक्र हो शुक्र। चलो बेटा जी मेरे बच्चों, 30 जून 18 साल का, तो रीवैल्यूएशन स्टार्ट में हो रही है या एंड में? एंड में हो रही है। और रीवैल्यूएशन का रूल FR1 का याद है, पहले डेप्रिसिएशन फिर रीवैल्यूएशन। कहता है गुडविल ऑफ ML हैज बीन इम्पेयर्ड बाय, यहाँ इम्पेयरमेंट की अमाउंट नहीं दी, परसेंटेज दे दी, तो जो गुडविल की वैल्यू होगी उस पर परसेंटेज लगा देंगे तो क्या आ जाएगी? इम्पेयरमेंट। आए जनाब, गुडविल की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। करें जी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की खरीदी है भाई? कितने का खरीदा है? 1950 लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। पहली फिगर बताए 200, नेक्स्ट 1545, नेक्स्ट 20। बोलें जी गुडविल भाई, गुडविल 90। भाई पूरी फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वर्किंग में चीज़ें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि क्लास में सॉल्व कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ। क्या लिया है 200 का? सॉफ्टवेयर्स लिए हैं। क्या लिए हैं? सॉफ्टवेयर्स। और ये अदर नेट एसेट्स। फिर क्या लिए हैं? R&D, इन प्रोसेस R&D। फिर कस्टमर, क्योंकि इन सब के पैसे दिए हैं तो इन्हें हम कैपिटलाइज कर लेंगे। ओके हो गया भाई, क्लियर है? अब आ जाए एप्पल लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/6/18। नंबर 9 इंटेंजिबल है। अमाउंट मिलियन में है, रुपी में है? अमाउंट इन मिलियन, राउंडेड टू ओके हो गया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। पहली आइटम क्या है? ओपनिंग बैलेंस। जैन जी ढूंढ के लाइन क्वेश्चन से कोई ओपनिंग बैलेंस हो जी। वो किसका है? लाइसेंस का। लाइसेंस का ग्रॉस कैरिंग वैल्यू 450। बाकी सॉफ्टवेयर तो हमने अक्वायर किया है, R&D भी अक्वायर किया है, कस्टमर लिस्ट भी अक्वायर किया है, गुडविल भी अक्वायर किया है। ओपनिंग बैलेंस के बाद ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 450। अब एडिशन लिखें। एडिशन दो तरह के होते हैं, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक आउटराइट बाइंग, तीसरा एक्सचेंज भी हो सकता है, तीसरा और चौथा इंटरनली जनरेटेड भी हो सकता है। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद एडिशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन में बताएं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या क्या आया भाई? बिजनेस कॉम्बिनेशन में सॉफ्टवेयर कितने के? 200 से, R&D 95, कस्टमर लिस्ट 20, गुडविल 90। मैं अकेला तो नहीं हूं। बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद इंटरनली जनरेटेड, क्या? R&D, इंटरनली जनरेटेड R&D। कितने पैसे लगाए R&D पे? बात पर 95 निकाल दें 165 में से, ये लगाए हैं, कितने बने? पेपर में डायरेक्ट करके आओगे भाई। कितना? 70। तो इंटरनली जनरेटेड में
आप R&D में कितना लिख देंगे 70। जी भाई, क्योंकि रीवैल्यूएशन चल रहा है तो क्या लिखोगे ट्रांसफर, क्या लिखोगे ट्रांसफर, और फिर रीवैल्यूएशन भी लिखोगे। और क्योंकि सॉफ्टवेयर बेच रहे हो इसलिए डिस्पोजल भी लिखोगे। मैं अकेला तो नहीं हूं। चलो भाई, लाइसेंस की सिर्फ रीवैल्यूएशन होनी है, इसलिए बाकी जगह ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन पर नील लिख दीजिए। लिख दिया। अब इधर आ जाए लाइसेंस पर। 30/6/18 को इसे क्या कीजिए डेप्रिशिएट कीजिए। 1/7/17 को रिमेनिंग लाइफ कितनी है सारे एसेट्स की 10 साल। लगाएं जी 450 डिवाइडेड बाय 10, 30 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना बना 45, और ये कितना बना 3। बताएं जी WDV 405 और उधर 27, 30/6/18। इसके बाद 30/6/18 रीवैल्यूड अमाउंट आ गई, रीवैल्यूड अमाउंट। बोले जी कितने पे गई 350 पर। और इधर अभी ये जाएगा कितना नीचे गया 55। जी भाई 27 खुशी से चला गया, गम में कितना आ गया 28 गम में आ गया। खुशी 0 रह गई, गम 28 का रह गया। यहाँ क्या लिख दो, पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हुआ और उसके बाद कौन आ गया रीवैल्यूएशन लॉस आ गया। मैं अकेला तो नहीं हूं, ये सब सिखाया हुआ है। ओके हो गया। अब आ जाए इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, और इधर accumulated amortization, accumulated amortization, opening balance, फिर amortization, इसके बाद ओके हो गया। अब लाइसेंस की कोई अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है भाई नहीं, इसका मतलब पिछले साल भी ईयर एंड पर अमोर्टाइज हुआ होगा, और बाकी जी रीवैल्यू हुआ होगा, इसलिए बैलेंस शीट अमोर्टाइजेशन का 0 आ रहा है। ठीक है। हाँ, अगर खाली साल होता तो हो सकता है अमोर्टाइजेशन का कोई ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता। अब अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर बताएं 45, और क्योंकि ईयर एंड पर है तो बाद में ये ट्रांसफर हो गया ब्रैकेट। डिस्पोजल नहीं है भाई, डिस्पोजल नहीं है। बोर्ड पे लाइंस ना हो तो पता भी नहीं चलता समटाइम। ट्रांसफर 45, डिस्पोजल 0, क्लोजिंग बैलेंस 0। इधर आ जाए, ट्रांसफर है कितना, एंट्री बोले अकोमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेबिट लाइसेंस क्रेडिट। ठीक है। रीवैल्यूएशन करके ऊपर गया नीचे गया कितने से जी 55 से नीचे चला गया। डिस्पोजल तो नहीं है नहीं। क्लोजिंग बैलेंस बताएं 350, 350 में से 0 ओके हो गया। अब इधर आ जाए अकोमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, ओपनिंग बैलेंस, impairment for the
ईयर, इम्पेयरमेंट फॉर द ईयर, फिर डिस्पोजल और फिर क्लोजिंग। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये आ गया 0। कर दें जी कैरिंग वैल्यू कितनी है 350। सॉफ्टवेयर पर आ जाए, एक चला गया कितने वाला 100 वाला, तो बाकी बचा 100 वाला, बाकी बचा। अच्छा ये क्योंकि ओपनिंग नहीं था इसलिए इसकी कोई अकुमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं। अब दो एडिशन है, या तो दोनों एडिशन को रख लीजिए एडिशन में, लेकिन वो तरह गलत हो जाएगा क्योंकि एक पे आपको फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी, तो एक को रख लें एडिशन में और एक को रख लें डिस्पोजल में, ताकि दो की डेप्रिसिएशन आ जाए। एसेट का नाम क्या है सॉफ्टवेयर। आ जाए जी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, क्या कहूँगा अमोर्टाइजेशन ऑन ओपनिंग एसेट्स, नील amortization on additions। 100 का है, लाइफ 10, पूरे साल क्योंकि पहले दिन बाई किया था, कितना आया 10। फिर amortization on disposal जी भाई 100 ओवर 10 इंटू 9 कब छोड़ के गया 31 मार्च, तो यह कम जुलाई 2017 को लिया, 31 मार्च 2018 को चला गया, तो 9/12 कितना बना 7 पॉइंट, जमा कर दें 17.5। तो ML ने ही सोल्ड किया ना, क्या कह रहे, कहाँ पे लिखा, कहाँ पे ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर, नहीं जी AL भाई, AL ने एक्वायर किया था ना, AL भाई, AL सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर फॉर ₹110 मिलियन। एक और बात बता दूं, असल में ये पॉइंट कंसोलिडेशन का है, यहां पर अगर ML लिखा होता फिर भी ठीक है, क्योंकि अभी आपने कंसोलिडेशन नहीं पढ़ी। कौन सी शेयर होल्डिंग एक्वायर की है एंटायर शेयर होल्डिंग का मतलब ये होता है बेटा, पॉइंट आपने पूछ लिया तो रेज हो गया है, ऊपर मालिक बदले हैं, नीचे बिजनेस सेम चल रहा है, ऊपर मालिक बदले गए हैं। अगर PIA प्राइवेटाइज होता है तो PIA तो वहीं रहेगा, ऊपर मालिक बदले जाएंगे। तो याद रखना जब अक्वायरर होता है ना, तो ये नहीं होता कि ML का बिजनेस बंद हो गया, ML का बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन अब इसकी कमान किसके हाथ में आ गई AL के। तो ML लिखा हो AL लिखा हो दोनों ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी जब मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा कंसोलिडेशन। क्लियर हो गया, आगे आए भाई। फॉर द ईयर कितनी हो गई 17.5, ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल जाने वाला अपनी अमोर्टाइजेशन ले जाएगा, जाने वाले की अमोर्टाइजेशन बताएं 7.5, बाहर निकाल दे, कितना बचा 10, और इसकी कोई इम्पेयरमेंट नहीं है 0, माइनस करें 90। R&D डिस्पोजल तो कोई नहीं है, छोड़ दीजिए, टोटल करें 165। अब बताएं जी अवेलेबल फॉर यूज या प्रोडक्ट लॉन्चिंग कब हुई 1/5/18,
कितने टाइम के लिए अमोर्टाइज करूं? 2 महीने के लिए। कॉस्ट बताएं। 165 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2/12 बनाएं। 2 दोबारा देख लें, 2.75। पेपर में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट करके आइएगा भाई, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। 2.75 ये अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर है, ट्रांसफ़र नहीं है, डिस्पोजल नहीं है। 2.75 ब्रैकेट 0 0 0 0 माइनस कर दें 162.25। कस्टमर लिस्ट में डिस्पोजल नहीं है 20, लाइफ कितनी है 10, 20/10 20/10 पूरे साल की लगा दूं, कितना बना 2 ट्रांसफर नहीं है, डिस्पोजल नहीं है 2, इम्पेयरमेंट नहीं है, कितना बाकी, सॉरी ये 0 और नीचे 80। गुडविल पर आ जाए, डिस्पोजल नहीं है 90, इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं होनी 0, इसकी इम्पेयरमेंट हो रही है कितने परसेंट, 90 का 20%, 18 डिस्पोजल नहीं हुआ है 0, बाकी 18 नेगेटिव 72। ओके हो गया। 9.1 मेजरमेंट बेसिस, मेजरमेंट बेसिस जी भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल पूरा लिखना और बाकी पे कॉस्ट मॉडल। जी अमोर्टाइजेशन कौन सा, क्योंकि ये अमोर्टाइज नहीं होती। फिर यूजफुल लाइफ स्लैश रेट जी भाई, 10 years 10 years 10 years 10 years, ये नहीं, नॉट एप्लीकेबल, नहीं, इनडेफिनिट। ओके हो गया, टोटल का कॉलम फिल कर लेंगे। अब आएंगे अगले सब नोट पे 9.2, रिवैल्यूएशन हुई है, लिखें जी 9.2। ये मिटा दूं अगर आपकी इजाजत हो, मिटा दूं 9.2। The last revaluation was performed by, लिखा हुआ है किसने की, नहीं, बाय, इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक्स कर देता हूँ, ऑन कब हुई है 30/6/2018। बेसिस भी नहीं बताई है, ठीक है, तो बेसिस भी ना लिखिएगा, अदरवाइज बेसिस बताई होती तो बेसिस भी लिख देते। 9.3 जी भाई, वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइसेंस की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है,
हमारे पास लाइसेंस की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है और ये रीवैल्यूड अमाउंट है। ये देखें सरप्लस की मौजूदगी बता रही है कि ये कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब ये माजी में रीवैल्यू होता रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैड द रीवैल्यूएशन नेवर टुक प्लेस द WDV ऑफ द लाइसेंस वुड हैव बीन एज फॉलो। खत्म हो गया। इसके बाद मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट ऑफ, बोले, रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस अरोज स्लैश रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। और इसके बाद क्या था? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स और फिर क्लोजिंग बैलेंस। कितना था? 30, ट्रांसफर हुआ 3, राइट ऑफ हुआ 27, क्लोजिंग बैलेंस 0। ये देखें 3 ट्रांसफर हुआ है, 27 राइट ऑफ हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पहुंच गया? 0 पे। कोई सिक्योरिटी के तौर पे दिया हो, कोई कमिटमेंट की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट वगैरह कुछ की हो, कुछ नहीं है। अगर होता तो सब नोट इसी तरह इंक्रीज होते चले जाते। कॉपी कर लीजिए प्लीज। कौन सा? नहीं, क्योंकि वो तो रूटीन है ना, इंटरनली हम एसेट को जनरेट करते हैं। इसमें तो कई एसेट्स आ जाया करेंगे जिन्हें हमने इंटरनली जनरेट किया हुआ होगा। कोई हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट की होती है ना कि फ्यूचर में हम ये इंटेंजिबल एसेट्स बाय करेंगे, वो लिख देते हैं। हमने कोई इंटेंजिबल एसेट सिक्योरिटी के तौर पे दिया होता, वो बाय कर लेते। हमारे किसी इंटेंजिबल एसेट पर कोर्ट में कोई केस जो है वो पेंडिंग चल रहा होता, वो हम मेंशन कर देते। तो सब नोट्स में ये बातें मेंशन करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।